हेलो एवरीवन। तो आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री से स्टार्ट किया था बेटा कि केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 हो गया था। मतलब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं अभी हम लोग थ्रू आउट ये पढ़ाते जा रहे हैं, डेफिनेशंस वगैरह जो जो पॉसिबल हो सकती हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो वो सब धीरे धीरे चलता रहेगा और आप लोग और हम दोनों मिलकर के बेहतर तैयारी बोर्ड एग्जाम की आप लोगों की करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लास नंबर दूसरी होगी आप लोगों की। क्लास फर्स्ट हो चुकी थी, ये क्लास दूसरी है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा दें, क्या क्या करवाया था उसमें देख लो बेटा। स्पीड से मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहा हूँ। देखो क्या हुआ था इसमें, केमिकल रिएक्शन बताई थी। केमिकल रिएक्शन क्या होती है बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेटा। व्हेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यानी जब केमिकल चेंज होता है, किसी भी रिएक्शन में जब केमिकल चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे फूड गेट्स डाइजेस्टेड इनटू आवर बॉडी एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन होती है। यानी केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब क्या है कि जब केमिकल चेंज होता है किसी भी रिएक्शन में, जब तक केमिकल चेंज नहीं होता है, कोई भी जब चेंजमेंट होता है, परिवर्तन होता है, तो उसमें केमिकल चेंज होना चाहिए। और अगर फिजिकल चेंज हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं आती है। जैसे मैंने बताया था कि अगर हमारे पास वाटर है, विजिबल है, एक बार चेक कर लें, ठीक है दिख रहा है, या फिर मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ मार्कर का। अगर हमारे पास देखो बेटा वाटर है, और अगर वाटर को हमने क्या किया, हल्का सा ठंडा कर दो। वाटर को जब हम ठंडा करते हैं तो ये आइस में चेंज हो जाता है। अब आइस को जब हम क्या करेंगे, आइस को फिर से अगर हम गर्म कर दें, हल्का सा गर्म कर दें, हीट कर दें, तो फिर से वाटर में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि वाटर से आइस में, आइस से वाटर में गया, तो ये फिजिकल चेंज हो गया, कुछ नया नहीं बना। और जब तक नया नहीं बनता है तब तक हमारा केमिकल चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये समझा दिया था मैंने। फिर आपका केमिकल इक्वेशन क्या होती है, यानी केमिकल रिएक्शन को ही एक्सप्रेस करने का तरीका जो होता है उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कहते नहीं है ABCD हो गया, छोटा बड़ा छोटी बड़ी हो गया बेटा, तो ये वॉइस होती है, हमारी आवाजें होती हैं। अब इन आवाजों को, वॉइस को हमने लेटर के थ्रू क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। जैसे हमने ए की आवाज निकालनी है तो ए के लिए हमें क्या करना है, ए लिखना पड़ेगा। बी के लिए हम बी ऐसे लिखते हैं। तो ये आवाज है, तो आवाजों को एक्सप्रेस करने के लिए हमने ये है। तो अब केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करना है, तो एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम इज बर्न इनटू एयर, फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंट एज, यानी कहने का मतलब है कि अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ये देखो ये हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है सॉरी, ये हमारे पास मैग्नीशियम होगा, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हमने बर्न कर दिया है, क्या करना है, बर्न करना है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम। तो अब जैसे अब रिएक्शन हुई, मैग्नीशियम रिबन लिया और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर दिया, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, वो जो एक्सप्रेस करने का तरीका है, लिखने का तरीका है, तो वो ये अब लिखेंगे तो इसको ऐसे ही, ये जो लिखने का तरीका है इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। यानी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको लिखते जैसे हैं, उसे लिखने के वे को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि वी कैन ऑब्जर्व और रिकॉग्नाइज केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट, यानी क्या क्या चीजें हैं जिनकी वजह से हम केमिकल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा उसका, या फिर हाइड्रोजन सॉरी गैस इवॉल्व होती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और सॉरी फिर कह रहा है बेटा चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स
आर मेंशन टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी का कि अगर हमें केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है तो उसकी फिजिकल स्टेट को हम लिख देते हैं। जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे, तो कंपाउंड्स के फिजिकल स्टेट को हम लिख देते हैं, तो हमारे क्या मिलते हैं, यानी जो सब्सटेंस है उसके फिजिकल स्टेट को लिख देते हैं। तो फिजिकल स्टेट से वो और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाती है। जैसे मैंने बताया था जी किसके लिए यूज करते हैं, जी हम गैस के लिए यूज करते हैं। अगर हमारे पास गैस है तो गैस के लिए जी यूज करते हैं, ठीक है। लिक्विड है तो लिक्विड के लिए बेटा एल यूज करते हैं, और अगर सॉलिड है तो सॉलिड के लिए एस यूज करते हैं। और अगर एक्यू लिखा होता है तो ये एक्वस है। एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब जलीय होता है, जल में घुला हुआ। एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जल, ANYHY लिखा होता है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, निर्जल, ठीक है। ये जलीय होता है और ये निर्जलीय होता है, ठीक है। इसके बाद एनहाइड्रस के बाद अगर हम देखें तो CONC यूज करते हैं, CON या CONC यूज करते हैं। ये कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है सांद्र, कंसंट्रेटेड, तो इसको हम सांद्र कहते हैं। DIL, यानी इसको दिल नहीं पढ़ते हैं बेटा, डाइल्यूटेड है। ये क्या है, डाइल्यूट। तो डाइल्यूटेड का मतलब होता है तनु। तो अगर हम उन पदार्थों में जैसे रिएक्शन ले लें Mg+O2 और MgO, अब इसको ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, मैग्नीशियम हमारा सॉलिड होता है, O2 हमारे पास गैस है, और ये हमारा सॉलिड मिलता है, व्हाइट पाउडर सॉलिड मिलता है। क्लियर हो गया बात? व्हाइट पाउडर है, ठीक है। फिर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन हो गया, तो वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अच्छा, क्यों बैलेंस करते हैं? बैलेंस का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होने चाहिए दोनों तरफ। बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस होना, दोनों तरफ बराबर होना। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होने चाहिए दोनों तरफ, तब हमारा क्या होता है, बैलेंस इक्वेशन होती है। बैलेंस क्यों करते हैं, उसका आसान रीजन है कि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है, उसको फॉलो करवाने के लिए हम इनको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा यही है कि जो रिएक्टेंट का मास होता है और जो प्रोडक्ट का मास होता है दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब, ये आप लोग पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बढ़िया बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है द रिएक्शन इन विच ठीक है, द रिएक्शन इन विच, यानी हम कह सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन ईच अदर एंड फॉर्म ओनली वन सब्सटेंस, यानी दो या दो से अधिक सब्सटेंस या पदार्थ जब आपस में कंबाइन करते हैं तो अगर एक ही पदार्थ बनाते हैं, एक ही सब्सटेंस बनाते हैं, तब हमारा वहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। इसी को बेटा हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैंने बताया था अभी, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है और प्लस, और ये O2 है। इसको जब बर्न करते हैं तो देखो दो थे और केवल एक बन गया, MgO। दूसरी अगर हम देखें तो C+O2, कार्बन को बर्न करेंगे तो CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन दोनों जब आपस में मिलते हैं तो H2O बनता है, ठीक है। तो ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए। फिर आपका ये आता है बेटा, जैसे CaO हो गया और प्लस H2O हो गया। ये जब दोनों कंबाइन करते हैं बेटा तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है। तो ये CaO क्या है, Ca बेटा इसको हम कहते हैं क्विक लाइम। क्या है, ये क्विक लाइम है, और यहां बनता है हमारा सिलेक्ट लाइम बनता है, ठीक। सिलेक्ट लाइम को हिंदी में कहते हैं बुझा हुआ चूना, और इसे कहते हैं
बिना बुझा चूना, क्विक लाइम को। अब इसमें ये बताया गया है कि इसकी रिएक्शन, ये जो सिलेक्ट लाइम है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, यूज कहाँ होता है? इसको वॉल को पेंट करने में यूज होता है, जैसे दीवारों को है, दीवारों को पेंट करने में यूज होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 से, जब एटमॉस्फेयर में क्या है, वातावरण में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस है, तो जब दीवारों में पेंट करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाता है? CO3 बनाता है, और प्लस H2O, वेपर के फॉर्म में H2O निकल जाता है। अच्छा, V फॉर बेटा यहाँ क्या है? वेपर है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, ये बन जाता है। ये होता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। और जैसे आपने देखा होगा मार्बल्स, तो ये मार्बल का फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब मार्बल का फार्मूला है, तो मार्बल आपने देखे होंगे चमकदार होते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है इसमें, इस वजह से ये क्या होता है, हमारी जो सरफेस होती है या दीवार होती है वो शाइनी होती है। क्या हो जाती है? शाइनी हो जाती है। तो यही बताया गया है उसमें कि सिलेक्ट लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल, इट रिएक्ट विद CO2 टू फॉर्म CaCO3 एंड गिव्स शाइनी फिनिश टू द वॉल, यानी वॉल को क्या देता है? शाइनी फिनिश देता है। अब हमारा यहां तक मैंने बेटा पढ़ा दिया था, ठीक है। इसके बाद अब हमारी क्लास यहां से रहेगी क्लास दूसरी, ठीक। तो यहां से हमारी क्लास दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। अब तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बढ़िया बेहतरीन ढंग से। ये तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे, ये हमारे पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है। क्या होती है? हीट निकलती है, यानी हीट। अच्छा, दो होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक, दूसरी होती है एंडोथर्मिक। यानी ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट हम प्रोवाइड कराते हैं, हीट देनी पड़ती है, या वो हीट कहीं से एब्जॉर्ब कर लेती हैं एटमॉस्फेयर वगैरह से, तो उन्हें हम एंडोथर्मिक कहते हैं। और जिनको हीट जो इवॉल्व करें, यानी हीट निकालती है बेटा, जब हीट रिलीज होती है, कोई भी रिएक्शन जब कंप्लीट होती है उसके बाद जब हीट रिलीज होती है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे क्या है? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी जब प्रोडक्ट बनता है तो हीट रिलीज होती है बेटा। क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे अगर हम रिएक्शन देखें बेटा, तो रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, आपने देखा होगा कि जब भी हम CaO, सेलेक्ट लाइम, सॉरी क्विक लाइम है ये क्विक लाइम है, और इस क्विक लाइम को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो यहां से बनता है हमारा सिलेक्ट लाइम, OH का होल ट्वाइस। ये हमारा क्या बन गया? सिलेक्ट लाइम बन गया, सिलेक्ट लाइम। और साथ में बेटा हीट निकलती है। अब पता कैसे चलेगा कि हीट रिलीज हुई है? बेटा पता ऐसे चलता है कि हीट रिलीज हुई है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी हम लोग जो बुझा हुआ चूना है उसको पेंट करने के लिए फुलाते हैं, तो जिस बर्तन में फुलाते हैं उस बर्तन में जब टच करके देखेंगे तो वो बर्तन हीट हो जाता है। हीट होने का मतलब है कि उससे हीट रिलीज हुई होगी। या फिर पानी को आप लोग देखोगे तो बुलबुले छोड़ने लगता है, ठीक है। नहीं देखा है तो आप घर में जाइएगा, ये मार्केट से चूना लीजिएगा, यानी ये CaO मिल जाएगा आसानी से, उनसे कह दो भैया चूना दे दो मार्केट वाले से, और वहां से चूना लेके पानी में डालिएगा, तो आपको देखोगे थोड़ी देर में बुलबुलाहट के साथ में क्या एक रिएक्शन होती है जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे हम सिलेक्ट लाइम कहते हैं, और साथ में हीट रिलीज होती है। अब देखते हैं बेटा, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन यानी जो हम रेस्पायर करते हैं, यानी सांस लेना भी हमारी क्या है? एक बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, सांस लेना। तो बेटा जल्दी से इसको नोट कर लो आप लोग, और नोट करने के बाद अगर नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर और फिर क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू कंपोस्ट। कंपोस्ट मतलब होता है बेटा खाद।
कंपोस्ट मतलब क्या होता है, खाद। तो डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, यानी जो वेजिटेबल सब्जियों का जो पदार्थ होता है, जैसे पत्ते हो गए या पेड़ पौधे हो गए, जब वो सब्जियां खत्म हो जाती हैं तो उनको हम फेंक देते हैं, तो वो जमीन के अंदर जाकर के डीकम्पोज हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, डीकम्पोज हो जाती है। डीकम्पोज मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाना, और डीकम्पोज होकर खाद बनाती है। तो यहाँ भी जब आप लोग देखोगे तो जिस जगह मान लो हमने एक गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोदने के बाद वहां पर खूब सारी सब्जियों का जो पदार्थ निकला है ठीक है, मटेरियल निकला हुआ है, उसको हमने रख दिया है। जब वो कंपोस्ट खाद बन जाता है, अगर आप उस गड्ढे को ओपन करें तो वहां से देखेंगे आपको हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो इसका मतलब है अगर हीट रिलीज हो रही है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हम फर्दर नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे हमारे पास है CH4 है। CH4 क्या होती है बेटा, ये मीथेन है, मीथेन है। इसको अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करें, रिएक्ट करवाते हैं, या ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करती है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेटा याद रखना, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और प्लस H2O बनाती है, और साथ में ये हीट रिलीज करती है। क्या करती है, हीट रिलीज करती है। तो CH4 हो गया, ऑक्सीजन हो गया और CH4 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और हीट रिलीज करेगा। तो आप लोग अगर इसको देखो, ये ऑक्सीजन गैस हो गई, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। अच्छा, अभी बताया है, अभी अब तक हमने पढ़ लिया है कि इसको बैलेंस करना भी पढ़ लिया था, और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने इसको सिंबल से रिप्रेजेंट भी करना है। तो मीथेन है हमारे पास, गैस है, O2 है हमारे पास, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, गैस है। अच्छा, कहीं कहीं आपको ये बेटा ऐसे एरो करके भी मिलेगा। तो ये जो एरो मिला होता है, इस एरो का मतलब होता है बेटा, ध्यान से देखना, ये एरो अगर ऊपर को लगा है तो ये गैस का है कि वो गैस है, और अगर एरो ये नीचे है तो इस एरो का मतलब होता है कि ये प्रेसिपिटेट है, PPT। ठीक है, अभी आगे आएगा PPT क्या होता है बताएंगे। और ये हमारे पास आ जाता है लिक्विड, H2O बनता है। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है तो अब बेटा एक चीज और याद रखना कि यहां पर जो ये H2O है, क्या है, ये जो H2O है ना, तो ये H2O अब देखने में तो लिक्विड है, लेकिन ये वेपर के फॉर्म में मिलता है। किसके फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। तो अगर हम इसको इसके फॉर्म में मिलेगा, वेपर के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या हो जाएगा, ये हमारा जबकि H2O को अगर हम वेपर को कंडेंस्ड कर लें, जब वेपर को कंडेंस्ड करेंगे तो किसमें चेंज होगा, लिक्विड में, और साथ में हमारा हीट मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो तो यहां तक आप लोग बेटा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगी, डीकम्पोजिशन का मतलब अभी बताया, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। डीकम्पोज का मतलब क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। अच्छा, ये सॉरी, एडिशन का ही क्या होती है, उल्टा होती है। एडिशन में क्या है, एडिशन का मतलब है कि दोज रिएक्शन इन विच two or more substance combine, two or more compound combine each other या फिर combine together and form only one substance is called combination। अभी decomposition है तो इसमें क्या करेंगे, those reaction in which one substance dissociate two or more substance, या हम two or more small substance कह देंगे बेटा। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यानी two or more substances, तो ये हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी कंपाउंड हो, जैसे एडिशन में क्या है कि दो या दो से ज्यादा जब कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो केवल सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, यानी सिंगल एक पदार्थ बनाते हैं, ये एक कंपाउंड बनाएंगे। डीकम्पोजिशन का मतलब है टूट जाना, जैसे ये अभी मार्कर है या फिर कोई कुछ चीज हो गई, उसको हमने दो टुकड़ों में या तीन टुकड़ों में ब्रेक कर दिया तो वो डिकम्पोज हो गया, टूट गया। तो जब केवल एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा अलग अलग सब्सटेंसों में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, तो अगर हम रिएक्शन देखें डीकम्पोजिशन रिएक्शन की,
ये तो बहुत मोटा हो गया। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा कई तरह की हो सकती है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी क्या होती है, कई तरह की, कई तरीके का सेंस है। ये तीन, बेसिकली तीन प्रकार की होती है। कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की। एक होती है बेटा थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। बी होती है आपका थर्मल, इसको हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन हो गया। थर्मल के बाद आता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, ठीक, या इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर सी आपका आता है फोटोलाइसिस, ठीक है। फोटोलाइसिस या फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन इसी को कहते हैं। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब क्या होता है, थर्मल डीकम्पोजिशन का सीधा सा अर्थ है, थर्मल, थर्मल मतलब ऊष्मा दे रहे हैं। जब हम किसी को ऊष्मा दें और वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं, क्या करवाएं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं और तब ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक। फोटोलिसिस क्या होती है, या फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन क्या होती है। फोटोलिटिक मतलब होता है सनलाइट के थ्रू, अगर हमारी सनलाइट के थ्रू क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, सनलाइट के थ्रू दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो रही है, तो हमारा क्या होता है, हम्म, अरे कॉल आ रही है, कॉल आ रही है, एक मिनट रुकना। ठीक है, तो सॉरी टू इंटरप्ट बेटा, थोड़ा सा कॉल आ गई थी। तो देखो जैसे थर्मल डीकम्पोजिशन है तो कह रहा व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, किसी सब्सटेंस को अगर हम हीट कर रहे हैं, किसी सब्सटेंस को हीट करने पर अगर वो किसमें ब्रेक हो रहा है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में वो डिकम्पोज हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी हमने क्या बनाया था, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको जब हम क्या करेंगे, हीट देंगे, एक्सटर्नल हीट की बात कर रहे हैं बेटा, इसको एक्सटर्नल हीट जब प्रोवाइड कराएंगे तो ये CaO और प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगा। किसमें ब्रेक हो जाएगा, CaO2 में ब्रेक हो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी और CO2 इसका अलग हो जाएगा। तो ये हो गया थर्मल डीकम्पोजिशन हो गया। क्या हो गया, थर्मल डीकम्पोजिशन हो गया। इसका अगर एक और एग्जांपल ले लें तो एक एग्जांपल और हो जाएगा बेटा, FeSO4। तो FeSO4 को जब हम हीट, ठीक है जल्दी से नोट कर लो बेटा,
हो गया, इसको हीट, ये जो डेल्टा है इसको बेटा क्या कहते हैं, हीट का सिंबल है, किसका है, हीट का है। इसको लिखना चाहो तो आप लोग और ज्यादा मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए मैंने बताया था, ये हमारा सॉलिड हो जाएगा, ये भी हमारा सॉलिड हो जाएगा, और ये हमारे पास गैस है। इसको देखें तो ये हमारा FeSO4 सॉलिड हो जाएगा, ये भी हमारा सॉलिड है, और ये गैस है, और ये भी गैस है, ठीक है। तो बेटा अब देखो इसमें, अच्छा ये क्या है, ये फेरस सल्फेट है, क्या है बेटा, फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, और ये है फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। अच्छा ये फेरस और फेरिक का मसला क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो, जैसे कुछ हमारे जो मेटल्स होती हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करती हैं, जैसे हमारे पास है Fe, इसकी वैलेंसी 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। कॉपर की वैलेंसी हमारी 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। अगर हम यहीं Au की देखें तो Au की वैलेंसी 1 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। इसके बाद अगर Hg देखें तो Hg की वैलेंसी 2 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। बेटा याद रखना कि जब वैलेंसी कम होती है तो इसके नाम के एंड में हम अस ऐड करते हैं, OU, और जब वैलेंसी ज्यादा होती है तो उसके नाम के एंड में एक ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, एक ऐड करते हैं। तो बस कुछ नहीं, अब हमें जैसे हमारे पास है Fe, और Fe हमारे पास क्या था, SO4 था, क्या है, SO4। तो SO4 की वैलेंसी तो आपको जानते हैं कि कितनी होती है, डबल माइनस लगता है, तो इसके पास 2 माइनस हो गए, और Fe के पास अगर हमने Fe2 लिया है तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तभी तो हमारा FeSO4 बना है, क्या बना है, FeSO4 बना है। तो अब बेटा यहाँ पर हमने क्या लिया है, इसकी जो वैलेंसी ली है वो 2 ली है। जैसे और इसको और अच्छे से ज्यादा समझा सकते हैं, क्या करें, एक मिनट, यहाँ देखो, इसमें हम यहाँ कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये Fe है और ये Cl है, तो अगर हम इसकी वैलेंसी 2 ले लें और इसकी वैलेंसी 1 ही होती है, और यहाँ हमने Fe लिया है, इसकी वैलेंसी 3 ले लें, अभी बताया कि 3 भी हो सकती है, और ये हमारे पास Cl है, तो इसकी तो 1 ही होती है। तो अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा FeCl2 हो जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा FeCl3। तो अभी बताया कि जब वैलेंसी कम होती है तब उसके नाम में हम क्या जोड़ते हैं, अस ऐड करते हैं, यानी यहां से हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फेरस क्लोराइड हो जाएगा, फेरस क्लोराइड हो जाएगा। और अगर हम इसमें वैलेंसी ज्यादा ली है तो हमें क्या ऐड करना है, एक ऐड करना है, तो ये हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड, सॉरी फेरिक क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फेरिक क्लोराइड हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो, फेरिक क्लोराइड हो गया, जैसे अगर हम ऑक्साइड बनाना चाहें तो FeO देख लो बेटा, तो FeO और FeO, यहाँ हमने इसकी वैलेंसी 2 रख ली, यहाँ हमने इसकी वैलेंसी 3 रख ली। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 ही होती है, तो जब ये इसका रेशियो निकालेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा, यानी यहाँ बनेगा FeO, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा Fe2O3। तो अब इसको बेटा अभी बताया कि अगर वैलेंसी कम ले रहे हैं तो हमें अस ऐड करना है, तो ये हो जाएगा फेरस ऑक्साइड, और ये हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड, इसमें एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर सकते हैं। जैसे अगर हम Cu का एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हम Cu और Cl ले लें और यहाँ भी एक और CuCl ले लें, तो अगर सॉरी यहाँ हमारे पास Cu1 है और Cl भी 1 है, तो हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, CuCl हो जाएगा, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Cu2 और Cl2, ठीक है। अब अगर हम इसी Cu को हम 2 ले लें बेटा, क्या ले लें, यहाँ लिखे दे रहे हैं हम कि अगर हम इसी Cu को वैलेंसी हम कितनी ले लें, अब 2 ले लें, और यहाँ पर Cl1 है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा CuCl2 हो गया। अभी बताइए अगर कम वाली वैलेंसी लेते हैं तो असाइड करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रस क्लोराइड हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड। तो जब बेटा याद रखना कि जब इनके
लैटिन नेम में हम लिखते हैं। तो जब लैटिन नेम में इनके कंपाउंड के नेम लिखते हैं, यानी मेटल्स के लैटिन नेम से जब इनके नेम लिखते हैं, हम कंपाउंड के नेम लिखते हैं, तब हमें अस और एक ऐड करने होते हैं। और अगर हम इनके जो कॉमन नेम है, जैसे आयरन हो गया या फिर इसका हो गया हमारे पास कॉपर हो गया, तब हम उनमें रोमन अंकों में उसके ब्रैकेट में उसकी वैलेंसी को हम लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ लिखना है आयरन क्लोराइड लिखना हो बेटा, क्या लिखना हो हमारे इसके लिए हो जाएगा, जैसे FeCl2 हो गया और FeCl3 है, तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा, अगर हम इसके अब इसको क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं, तो ये हो जाएगा आयरन क्लोराइड, आयरन, एक मिनट, आयरन। अब इसकी वैलेंसी हमने 2 ली है, तो यहां हो जाएगा आयरन सेकेंड क्लोराइड, क्या हो जाएगा आयरन सेकेंड क्लोराइड। और अगर इसका नाम लिखना है तो ये हो जाएगा आयरन, आयरन थर्ड क्लोराइड। तो इसकी जो वैलेंसी होती है उसको हमें कहां लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है, आयरन थर्ड क्लोराइड। ऐसे इसका लिख देंगे। इसका क्या होता है, कॉपर होता है, तो कॉपर फर्स्ट क्लोराइड और कॉपर सेकंड क्लोराइड हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।